Good morning, dear students. So we are discussing about chapter number 2, economics, sectors of economics. So beta open your book, page number 26. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैव बीन एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से क्या क्या पार्ट है, किस तरह से उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्या क्या शेयर है, जीडीपी में कैसा शेयर है, हिस्ट्रिकल चेंजेस कैसे हुए हैं, 1970-72 तक क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, कौन से पार्ट सेक्टर पे ज़्यादा ग्रोथ है, ये तो हमने देखा। टर्शरी सेक्टर पे बहुत मेजर ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, चलो पेज नंबर 26 पे सेकंड पैरा से हम स्टार्ट करेंगे। सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट, अब मैं इससे पहले वाला पैरा अब दोबारा पढ़ो, चाहे पिछले पेज पे आ जाओ, ग्राफ से नीचे से। तो हमने देखा था कि कैसे जो शिफ्टिंग है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से जो शिफ्टिंग है वो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर पे लोगों की हुई है। सो व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब वैसे अगर देखा जाए प्राइमरी सेक्टर पे इतने लोग थे, आज भी 52% लोग खेती ही कर रहे हैं, तो ज़्यादा शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुई, उतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं हुई। वैल्यू बढ़ा है उनका, बट जॉब क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं हुई। Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो गुड्स हैं यानी कि चीज़ें हैं, उनके बनने का जो रेट है वो 9 गुना हो गया, 9 गुना तक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। बट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम, बट वहाँ पे जॉब्स कितना क्रिएट हुआ वो बस 3 गुना ही हुआ। यानी प्रोडक्शन कितना गुना हो गया? 9 गुना, और जॉब कितने गुना हुई? बस 3 गुना ही हुई। The same applies to tertiary sector as well, while production in service sector rose by more than 14 times. अब सर्विस सेक्टर में जो वैल्यू है वो 14 गुना बढ़ गई, सर्विसेज जो हैं वो 14 गुना बढ़ी हैं पहले के मुकाबले। बट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स, बट जॉब्स जो क्रिएट हुई बस 5 गुना ही हुई हैं। तो जितना उनका प्रोडक्शन बढ़ा है उस प्रपोर्शन में जॉब नहीं बढ़ी। As a result, more than half of workers in country are working in primary sector, mainly in agriculture. ठीक है, तो इसी वजह से आज भी इंडिया का हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ जीडीपी, जो कि जीडीपी का 1/4 भाग ही बनाते हैं। ठीक है, हालांकि 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, उससे कम ही है। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 3/4 of produce, whereas they employ less than half the population. जबकि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसमें जो पॉपुलेशन काम में लगी है वो हाफ से कम है। ठीक है, बट उनका प्रोडक्शन कितना है जीडीपी का? अराउंड 3/4, यानी कि 75% के आसपास। So does this mean that worker in agriculture are not producing as much as they could? तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है? क्या वो उतना काम नहीं करते जितना लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी में करते हैं? ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है कि प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है, इतने लोगों के द्वारा काम करने के बावजूद भी उसका आउटपुट उतना नहीं है। So what is meant is that there are more people in agriculture than is necessary. इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उतने लोग काम में लगे हैं जितने की नहीं चाहिए, जितने यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम में लगे हुए हैं। So even if you move a few people out, production will not be affected. अगर आप उनमें से कुछ लोगों को काम से निकाल भी दें तब भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लियर?
ओके, अब देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, तो उसका मीनिंग पढ़ो। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर, ठीक है। अब लक्ष्मी कोई किसान है, उसके एग्जाम्पल इसने लिया है। Owing about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crop like jawar and अरहर। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, अनइरीगेटेड, इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगाती है और रेन पे ही डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है। बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। All 5 members of her family work in the plot throughout the year। 5 मेंबर है परिवार में, पाँचों बस खेती में ही लगे हैं। Why? They have nowhere else to go for work। अब क्यों? क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते। You will see that everyone is working, none remains idle। अब ऐसा नहीं है कि उनमें जो लक्ष्मी का परिवार है काम नहीं करके राजी, काम कर रहे हैं, कोई भी फ्री नहीं है, सब काम में लगे हैं खेत में। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइडेड है, ठीक है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। सब काम कर रहे हैं, बट अगर ऑल ओवर देखें तो सब एम्प्लॉयड भी नहीं है, ठीक है। यानी कि जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। Where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। यानी कि जहाँ पे लोग काम में तो लगे हुए हैं बट जितना उनका पोटेंशियल है उतना काम वो लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर 2 मशीनें हैं, ठीक है, और वर्कर है वहाँ पे 5, ठीक है। अब सबका काम ये है कि सबको अपना पूरा दिन काम करना है, ठीक है, उनको पूरा दिन काम करना होता है, तो वो क्या करते हैं? बदल बदल के काम करते हैं। 2 लोग अभी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो 3 फ्री रह जाते हैं, फिर 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है, अब अगर मान लो मैं वहाँ से 3 लोगों को निकाल दूँ, 2 लोग रहें, तब भी मशीन तो उतना ही प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो यानी कि वो जो 3 लोग हैं उनके जाने से प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यानी कि वो लोग काम तो कर रहे थे, ड्यूटी पे तो अपनी आ रहे थे, काम में बिज़ी थे, परिवार वालों को लग रहा था काम पे गए हैं, बट एक्चुअल में वो क्या थे? वो अनएम्प्लॉयड थे। वो इसको क्या कहा जाता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लो किसी के फादर का शॉप है और वो 3 भाई भी हैं, तीनों भाई और फादर जो है वो शॉप पे ही रहते हैं, एक ही शॉप पे काम करते हैं, ठीक है। अब अगर तीनों चारों भाई एक ही शॉप पे काम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो घर में यूज़ हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उस दुकान पे चारों के चारों फुल बिजी हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं वहाँ से 1 या 2 लोगों को निकाल दूँ तब भी उतना ही काम होगा जितना अब हो रहा है। यानी कि वहाँ पर दिखने में तो 4 लोग एम्प्लॉयड हैं, 4 लोगों को काम मिला हुआ है, बट एक्चुअल में वहाँ बस 2 लोगों लायक ही काम है, यानी कि 2 लोग ही काम कर रहे हैं और 2 लोग क्या हैं? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या हो? बेटर रहेगा वो 2 लड़के दुकान छोड़ के कुछ और काम करें तो एक्स्ट्रा इनकम भी होगी और उनके एफर्ट्स जो हैं वो ख़राब भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पता नहीं लगता भाई वो अनएम्प्लॉयड है। जैसे अब मान लो उनको 2 भाइयों को अगर मैं कहूँ भाई तुम क्यों दिहाड़े भर रहे हो, कोई और काम कर लो, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, डेली जाते हैं, हमारी शॉप है, हम अपनी शॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर देखा जाए, अगर वो 2 कोई नया काम भी करें तब दुकान पे भी प्रॉपर उतना ही रेवेन्यू आएगा और जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ से उनको एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी, ठीक है।
तो ये कि वो डायरेक्ट अनएम्प्लॉयड भी नहीं है। अनएम्प्लॉयड तो हम किसको कहते हैं, जो करंट वेजेस पे जिसको काम मिल रहा हो बट वो कर नहीं रहा, जानबूझ के वेला पड़ा है, वो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, बट ये अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि पोटेंशियल से कम कर पा रहे हैं। So this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who doesn't have a job and is clearly visible as unemployed। तो ये एक तो होता है जो दिखता है, क्लियरली विजिबल होता है, भैया अनएम्प्लॉयड है, तो ये क्लियरली विजिबल में ही होते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम यही है, आप किसी भी गांव में जाओ, वहाँ पे क्या है, घर में मान लो कम ज़मीन है, 2 या 3 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, फिर भी फादर भी उसी पे काम कर रहे हैं, मदर भी थोड़ा बहुत काम करने चली जाती है, बेटे भी चले जाते हैं, ठीक है, बट क्या करते हैं, पापा तो मान लो सुबह से शाम तक खेत में ही हैं, मदर गई 2 घंटे काम लगाए, लड़के भी गए 3 बजे 5 बजे आ गए, सुबह गए 9 बजे 2 बजे आ गए। तो कहने को तो सारे एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर वहाँ पे 2 बंदे भी रेगुलर खेत में काम करते तो उन चारों जितना ही काम होता। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में इंडिया की प्रॉब्लम ही यही है, यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं। Now supposing a landlord Sukhram comes and hire 1 or 2 member of family to work on his land, Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages। अब क्या है कि कोई लैंडलॉर्ड है सुखराम, उसने क्या किया, लक्ष्मी के परिवार से 2 बंदों को बुला लिया काम पे और अपने पास लगा लिया, तो इससे लक्ष्मी के परिवार को एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई है। Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out doesn't affect production on their farm। तो 2 बंदे वहाँ से चले भी गए तब भी लक्ष्मी के खेत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने जितना प्रोडक्शन होना था उतना ही हुआ, बल्कि 2 बंदे सुखराम के खेत में काम करे गए तो एक्स्ट्रा इनकम भी मिली है। ओके, सो इन द अबव एग्जाम्पल 2 people may move to work in a factory, once again the earnings of family would increase and they would also continue to produce much from their land। ठीक है, अगर मान लो 2 बंदे फैक्ट्री में भी चले जाएं तो तब भी यानी कि उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, ज़रूरी नहीं है वो उसी खेत में अपने में ही काम करें। देयर आर lakhs of farmers like Lakshmi in India। This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer। तो जो हालत यहाँ लक्ष्मी की है वही हालत इंडिया में बहुत सारे किसानों की है, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ से एग्रीकल्चर से निकाल के अदर काम दूँ तब भी इंडिया के एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये भी है, एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। ठीक है, क्या सीजनल, अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किसानों को आपने देखा है फसल लगाएंगे, फसल लगाने के बाद काम निपट गया, कल्टीवेशन हो गया, बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, अब 1.5-2 महीना वो वेले रहेंगे, बस उसके लुकिंग आफ्टर चलेगा, यानी देख रेख चलेगी। ठीक है, मान लो गेहूं बो दिया उन्होंने दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में सारा काम फारिग हो गया, फरवरी में वो वेले हैं। ठीक है, जब कटने का नंबर आएगा तब वो एक्टिव होएंगे। तो बीच में कुछ पीरियड होता है जब वो फ्री रहते हैं, तो उस फ्री पीरियड में अब वो कुछ करने भी नहीं जाते, कुछ लोग फिर भी चलो कुछ करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री ही रहते हैं, तो वो भी क्या है, मैन पावर का वेस्टेज ही हो जाता है। सो if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer। The income of people who take up other work would increase the total family income। तो जिन लोगों को वहाँ से हटा के नया काम देंगे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। This underemployment can also happen in other sectors। For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment। इसी अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में है, इसी तरह की और भी प्रॉब्लम है। जैसे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं मजदूर भी जो होते हैं, ये भी सर्विस सेक्टर में आते हैं क्योंकि ये भी अपनी बस सर्विस देते हैं। ठीक है, शहरों में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो डेली वेज अर्नर हैं। ठीक है, दिहाड़ी कमाते हैं, सुबह जाएंगे काम पे और शाम को पैसा लेके अपना आ जाते हैं। कई बार उन्हें बस जैसे मान लो आज लेंटर लगना है,
उस दिन हम क्या करते हैं, 10-15 मजदूर पकड़ के ले आते हैं, उनको शाम को लेंटर डल गया, पैसा दिया, अब घर चले गए, एक दिन का काम। अब अगले दिन उन्हें फिर से कोई नया काम तलाशना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों को मिल जाता है, एक बार लग गए तो 15-20 दिन, महीने का लंबा काम भी मिल जाता है, और कुछ को तो बस डेली बेस पे ही काम मिलते हैं। तो वो भी क्या है, मान लो आज उसको काम मिला है, कल अगले दिन काम नहीं मिला, तो अगला दिन उसका वेस्ट हो गया। So they are employed as painters, plumbers, repair person and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. तो ये क्या होते हैं, पेंटर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, ठीक है, और भी इस तरह के कैजुअल वर्क्स करते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, इनको डेली काम नहीं मिलता, बीच में कुछ दिन फ्री रहना पड़ता है। जैसे मान लो अब 1 महीने के लिए कहीं पे वो काम लगे हुए थे, वो काम पूरा हो गया, मकान पूरा बन गया, अब हमने वहाँ से उनका हिसाब हो गया, अब ज़रूरी नहीं है अगले दिन फिर से काम मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, बट कहीं ना कहीं हो सकता है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन उनको घर रहना पड़े, ठीक है। या कोई बारिश आ गई, आज बारिश वाले दिन काम नहीं हुआ, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। Similarly, we see other people of service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, रेडी लगाते हैं, रेडी खींचने वाला काम करते हैं, इन लोगों के एफर्ट बहुत लगते हैं, ठीक है, बट अर्निंग जो है वो उतनी ज़्यादा उनकी नहीं होती। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। अब वो मजबूरी में कह रहे हैं, उनके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है और कोई काम करने की तो करना पड़ता है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हम और ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यू टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब हमने देखा है कि एग्रीकल्चर के अंदर एक अच्छा खासा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। अब इसी तरह एक अच्छा खासा सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास काम नहीं है, ठीक है, यानी कि बेरोजगार भी बहुत हैं। इन वॉट वेज वन कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। अब किस तरह से काम बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर ऑफ प्लॉट ऑफ अन इरीगेटेड लैंड। एग्जांपल फिर से लक्ष्मी वाले एग्जांपल पे ही आते हैं, उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, वो भी अनइरीगेटेड। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल ऑन हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। अब या तो गवर्नमेंट उसके खेत में कुआं खुदवा दे, या फिर बैंक उसको लोन दे दे कुआं खुदवाने के लिए। अगर उसके खेत में कुआं खुद जाएगा तो उसकी लैंड इरीगेटेड हो जाएगी, अब उसे रेन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और उसके पास एक पेट इनकम हो जाएगी। अभी तो बारिश पे डिपेंड है, बारिश नहीं हुई तो खेत से कुछ नहीं मिलेगा, कुआं होएगा तो पानी निकाल लेंगे, खेती करेंगे और एक सर्कुलेशन जो है वो उसके पास इनकम का बन जाएगा। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप, फिर वो साल में 2 फसलें ले सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज, ठीक है। अब आप लेट अस सपोज, उदाहरण लो, 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। अब एक जगह पे अगर खेती करनी है, गेहूँ बोना है, ठीक है, तो 1 हेक्टेयर पे मान लो 2 लोगों को 50 दिन का रोज़गार मिलता है। उसमें सारे काम आ गए, कल्टीवेशन यानी कि हल चलाने का भी, उसको प्लेन करने का भी, उसके अंदर सीड यानी कि बीज डालने का, पानी डालने का, सो इंक्लूडिंग सोविंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग। सो 2 more member ऑफ फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन आवर ऑन फील्ड। अब उसके खेत में अगर मान लो वो 2 फसल ले रहे हैं, ठीक है, और अब उनके पास कुआं भी है, पानी भी उनके पास अवेलेबल हो गया है, तो उनका जो काम है वो बढ़ सकता है, ठीक है। पहले जो फ्री यानी कि वो मेहनत तो कर रहे थे पर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, अब उनको रिज़ल्ट भी मिलेगा क्योंकि उनका काम बढ़ गया है, अब वो 2 क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, उनके पास पानी आ गया।
सो 2 more मेंबर ऑफ फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑन फील्ड, तो अपने खेत में 2 मेंबर जो हैं वो अब एम्प्लॉय हो सकते हैं। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म। अब सोचो गवर्नमेंट क्या करे, डैम बनाए और नहरें बनवाए और इस तरह के खेतों तक पानी पहुंचाए। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार नहरें खुदवा देती है तो लोगों की जो एग्रीकल्चर है वो फ्लोरिश होगी, अब उनके पास कंटिन्यू एग्रीकल्चर करने का मौका रहेगा और इससे उनकी इनकम भी ग्रो रहेगी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्लियर? सो नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब सोचो लक्ष्मी, अब नहरें आ गई हैं, इरिगेशन फैसिलिटी आ गई है, तो मान लो लक्ष्मी है या उस जैसे और किसान है, अब वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब उनके पास सरप्लस है तो वो कुछ बेचने जाएंगे। अब फॉर दिस दे मे रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाई टाउन। अब उनको अपना जो फसल है वो लेके जाना पड़ेगा खेत तक, खेत से मंडी तक, टाउन तक, किसी अपने आसपास शहर तक वो लेके जाएंगे बेचने के लिए। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप और मेक्स बेटर रूरल रोड सो दैट मिनी ट्रक रीच एवरीवेयर। अब मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बना देती है ठीक ठाक, जिससे कि गांव के लोग आसानी से शहर आ जा सकें, या कुछ मिनी ट्रक चल सकें जिससे कि जो वो प्रोड्यूस है वो शहरों तक लाया जा सके। So several farmer like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. तो ऐसे में लक्ष्मी और उस जैसे और जो किसान हैं वो आसानी से अपनी जो फसल है उसको बेच सकते हैं, उसको शहर तक ला सकते हैं और उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो जो है वो रहेगा। ओके, so this activity can provide productive employment to not just farmer but also others such as those in services like transport और ट्रेड। तो ऐसा करने से न सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर की ही इनकम बढ़ेगी, बल्कि अब उनको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, यानी कि उनको गाड़ी ट्रक वगैरह या ट्रॉली वगैरह, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह चाहिए, जिससे वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है टाउन में बेचने के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी काम मिलेगा। बैंक से अगर लोन लिया है तो उनको ब्याज देंगे, इससे बैंकिंग भी चलेगी। ठीक है, तो और अब वो बाज़ार में फसल बेचने गए हैं तो व्यापारियों का भी काम चलेगा। यानी कि एक डैम और अच्छा कैनल सिस्टम बनाने से कितना इम्पेक्ट गया है, कितने लोगों को काम मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है जनरेशन किसका, एम्प्लॉयमेंट का। तो गवर्नमेंट इसीलिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंटरलिंकिंग आपस में, एक पे दूसरा डिपेंड आ जाता है। क्लियर? तो एक सेक्टर अगर ग्रो करता है तो दूसरे सेक्टर पे भी उसका जो इम्पेक्ट है वो पड़ता है। ठीक है, अब मान लो अगर हमें जैसे आजकल एग्जांपल ले लेते हैं, अब जोमेटो स्विगी जैसी कंपनीज आई हैं जो क्या करती है, फूड डिलीवरी कर रही हैं। आपका मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, बट मान लो आपके एरिया में जोमेटो स्विगी जैसी कोई डिलीवरी नहीं है। अब पिज़्ज़ा खाना है तो आपको घर से उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा उस रेस्टोरेंट तक जहाँ पे पिज़्ज़ा आपको अवेलेबल है, जहाँ का आपका खाने का मन है। आपने मन कर गया नहीं यार इतने दूर कौन जाएगा, आलस आ गया, आप नहीं गए। अब आपके शहर में मान लो जोमेटो है, स्विगी है, तो आपका मन किया पिज़्ज़ा खाने का, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और थोड़ी देर में आपके घर पे पिज़्ज़ा आ गया। तो क्या हुआ, यानी डिलीवरी ने क्या किया, उस रेस्टोरेंट के इनकम में प्लस कर दिया। कहाँ, तो आप किसी वजह से जाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए आप पिज़्ज़ा खाने गए नहीं। अब क्या है, आपको पता था घर आ जाएगा, इसलिए आपने ऑर्डर कर दिया। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी का इम्पेक्ट जो है वो किस पे पड़ा है, प्रोडक्शन पे पड़ा है। डिलीवरी ना होती तो आप आलस आया हुआ था, आप तो जाते ही नहीं। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी की ग्रोथ सेकंड पे डिपेंड है, सेकंड की टर्न नहीं,
एक दूसरे पे डिपेंड है, सर्विस की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ जो अभी हमने लक्ष्मी का एग्जांपल लिया है, उसकी क्रॉप बढ़ी है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, उसकी वजह से बैंकिंग बढ़ी है, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है बेटा। तो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो ये क्या थी, ये आज हमने किया है जिसमें कि मैंने आपको बताया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताया जिसमें कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कुछ लोगों को काम नहीं मिलता, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आज जहाँ तक हमने किया इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बाकी हम करेंगे बेटा कल। ओके, थैंक यू सो मच।